Hi guys, welcome to the eLearner. In this video, we're gonna learn about round robin scheduling algorithm. Okay, so let's get started. So in round robin CPU scheduling algorithm, processes are dispatched by using FIFO. It means first come first serve. Okay, it means the process which arrive first in the ready queue is served first. So what's the difference between FCFS and round robin? आप कहोगे यार FCFS में भी तो यही हो रहा था. The process that arrive first in the ready queue is the first one which allocating the CPU. ओके, तो राउंड रॉबिन भी तो आप यही कह रहे हो. नहीं, बट राउंड रॉबिन में कुछ डिफरेंस है. राउंड रॉबिन में आप जो प्रोसेस फर्स्ट रेडी क्यू में आएगी उसको पहले सीपीयू एलोकेट तो करोगे, बट एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के लिए. आप उसे सीपीयू एलोकेट करोगे एंड दैट टाइम इज व्हाट वी कॉल टाइम स्लाइस एंड टाइम क्वांटम. ओके, so basically it will be seen in the time sharing type of operating system. Okay, where I have tell you about the time sharing operating system where different users are located at the various terminals. Okay, and the same operating system is served to multiple users after for an interval of times. Okay, but each user thought that the system work for them independently, but actually the system is served between among them. ओके, सो राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम में क्या होता है कि आपका प्रोसेस को सीपीयू दिया जाता है कुछ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के लिए. एक टाइम क्वांटम होता है. लेट सपोज 2 सेकेंड्स के लिए देना है मुझे प्रोसेस वन को. हर प्रोसेस को मुझे सीपीयू 2 सेकेंड्स के लिए देना है, तो हर 2 सेकेंड्स बाद सीपीयू को हम दूसरी प्रोसेस को देंगे on the basis of some criteria which I tell you further on. Okay, so this is basically concept होता है round robin के. Okay, so if a process does not complete its execution before CPU time expire, it means अगर मुझे मेरा time quantum 2 सेकंड का है कि मुझे 2 सेकंड्स के लिए प्रोसेस को CPU देना है, ठीक है, लेकिन अगर कोई मैंने प्रोसेस वन को सीपीयू एलोकेट करा 2 सेकंड्स के लिए, बट प्रोसेस वन डज नॉट फिनिश इट वर्क इन दिस 2 सेकंड, सो प्रोसेस वन का वर्क सेव किया जाएगा एंड सीपीयू प्रीएम्प्ट करके फोर्सिबली प्रीएम्प्ट करके अनदर प्रोसेस नेक्स्ट वेटिंग प्रोसेस को सर्व कर दिया जाएगा. उसके बाद जब प्रोसेस वन की टर्न दोबारा आएगी तब उसका एग्जीक्यूशन जहां से रुका था वहीं से कंटिन्यू होगा. ये बेसिकली कॉन्सेप्ट रहता है. ओके, द प्रीएम्प्टेड प्रोसेस, जैसे प्रोसेस वन से मैंने सीपीयू ले लिया तो अब वो प्रोसेस वन कहाँ जाएगी? अगेन इन द रेडी क्यू. ओके, so this is basically the mechanism and round robin scheduling algorithm हमेशा preemptive होती है. जैसे आपकी FCFS हमेशा नॉन preemptive मोड में काम करती है, उसी तरीके से राउंड रॉबिन हमेशा preemptive मोड में काम करती है. आप खुद ही लॉजिकली सोचो कि राउंड रॉबिन में सिर्फ टाइम क्वांटम के जितने टाइम के लिए ही उन्हें सीपीयू एलोकेट किया जा रहा है, यानी कि प्रियम्पशन हर बार हो रहा है, इसलिए ये preemptive मोड की तरह काम करती है. ओके, so now let's understand the working of the round robin scheduling, okay, with the help of a numerical problem. So here are the 5 processes. Okay, we have 5 processes with their arrival time and with their burst time. Okay, now let's understand their its working. Okay, to understand the working of round robin scheduling algorithm, we have to maintain the ready queue. Okay, we have to maintain the ready queue because in the ready queue we can see which processes arrive in the ready queue. Okay, सो आपने किसी और स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम में रेडी क्यू नहीं मेंटेन की थी, बट राउंड रॉबिन में इट इज मैंडेटरी टू मेंटेन अ रेडी क्यू. सो लेट्स सी बट हाउ इट वर्क. Okay, so at time 0 is there any process in the ready queue? Yes, arrival time देखो, टाइम 0 पे कोई प्रोसेस आई है, अराइवल टाइम देखो, यस P1 आई है टाइम 0 पे. तो रेडी क्यू में कौन सी प्रोसेस है टाइम 0 पे? P1 इज देयर इन द रेडी क्यू एट टाइम 0. ओके, कोई अनदर प्रोसेस है? नहीं, P1 ही है. तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें P1 को ही सीपीयू एलोकेट करना पड़ेगा. तो यहाँ से P1 को हटाया और हमने सीपीयू किसको एलोकेट कर दिया? P1 को. गैंट चार्ट में P1 को सीपीयू एलोकेट कर दिया. कितने अमाउंट ऑफ टाइम के लिए? कितने अमाउंट ऑफ टाइम के लिए? टाइम क्वांटम के लिए. अब यहाँ पे टाइम क्वांटम कितना है? यहाँ पे टाइम क्वांटम आपका है, टाइम क्वांटम कितना है? यहाँ पे लेट सपोज टाइम क्वांटम आपका 2 सेकेंड्स का है कि मैं 2 सेकेंड्स के लिए एलोकेट कर रही हूँ. ठीक है, मतलब कि हर एक
प्रोसेस को 2 सेकंड के लिए सीपीयू सर्व किया जाएगा, ये मान लो टाइम क्वांटम आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ओके, सो P1 को मैं सीपीयू कितने देर के लिए दूंगी, 0 से 2। नाउ अब टाइम कितना हो गया, 2। क्या टाइम 2 हो गया तो क्या रेडी क्यू में कोई प्रोसेस आई? यस, टाइम 1 पे P2 आई रेडी क्यू में, तो लिखो टाइम 1 पे कौन सी प्रोसेस आई है, रेडी क्यू में P2 आई है। और टाइम 2 पे कौन सी प्रोसेस आई है, टाइम 2 पे प्रोसेस आई है आपकी P3 आई है, तो इसको भी रेडी क्यू में डालो कि ये प्रोसेस आ गई है। 2 जब तक टाइम हो गया तब ये प्रोसेस भी रेडी क्यू में आ चुकी है। नाउ क्या P1 का एग्जीक्यूशन पूरा हो चुका है? आपने 0 से 2 तक P1 को चलाया, क्या उसका एग्जीक्यूशन पूरा हो चुका है? P1 को कितने समय तक एग्जीक्यूशन चाहिए, 5 तक, लेकिन हमने तो बस 2 तक ही चलाया, यानी कि 3 अभी इसका रहता है, मतलब 3 टाइम तक इसे और चलाना है। ओके, सो इसका बर्स्ट टाइम अब कितना हो गया, 5 - 2 दैट इज 3। ओके, सो P1 को अभी और चलाना है, P1 का काम खत्म नहीं हुआ, तो इसके लिए P1 को दोबारा रेडी क्यू में डालो। आई हैव टेल यू द लाइन कि इफ प्रोसेस डज नॉट finish its execution then it will again put in the ready queue. Okay, so now मैंने P1 को दोबारा रेडी क्यू में डाल दिया। अब रेडी क्यू में जो कौन सी प्रोसेस पहले, P2 फीफो फॉलो करता है, तो P2 को अब सीपीयू एलोकेट करूंगी। P2 को सीपीयू एलोकेट करूंगी कितनी देर के लिए, या टू अमाउंट ऑफ टाइम के लिए एलोकेट करूंगी ना, क्योंकि मेरा टाइम स्लाइस ही, टाइम क्वांटम ही 2 है, तो फिर अब 2 से कितना टाइम हो गया, 4। क्या 4 टाइम होने तक कोई नई प्रोसेस रेडी क्यू में आई? यस, P4 आई थी टाइम 3 पे। कब आई थी P4? टाइम 3 पे P4 आई थी, और P5 आई थी टाइम 4 पे। ओके, नाउ क्या P2 का पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है? ये देखो, P2 को मैंने 2 से लेकर 4 तक चलाया, मतलब मैंने 2 टाइम के लिए P2 को चलाया। क्या P2 का कंप्लीशन हो चुका है? नहीं, P2 को तो 3 टाइम तक चला था, यानी कि 2 तक ये चला, यानी कि 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए इसको और सीपीयू चाहिए, तो इसलिए P2 का कंप्लीट नहीं हुआ एग्जीक्यूशन, तो इसलिए P2 को दोबारा से रेडी क्यू में हम डाल देंगे। ओके, नाउ हम किसे रेडी क्यू में देखेंगे, कौन सी है पहले, P3 पहले, तो P3 को यहाँ से उठाओ और P3 को सीपीयू एलोकेट कर दो। P3 को हमने सीपीयू एलोकेट करा कितनी देर के लिए, 2 के लिए, यानी कि 4 के बाद 2 यानी कि 6 हो गया अब टाइम। ठीक है, अब टाइम 6 हो गया, अब सारी प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुकी हैं। ओके, अब कोई नई प्रोसेस तो आएगी नहीं। ठीक है, तो P3 को देखो, क्या P3 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है क्या? सी व्हाट, P3 को सीपीयू बस 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चाहिए, इसका बर्स्ट टाइम कितना है, 1, और आपने फिर इसको 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए ही सीपीयू देना चाहिए। ओके, P3 का बर्स्ट टाइम 1 है, तो यानी कि P3 को सिर्फ 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, यानी 4 से लेकर 5 तक के लिए इसको सीपीयू की जरूरत है। ओके, अब P3 का एग्जीक्यूशन क्या पूरा हो चुका है? हाँ जी, P3 का एग्जीक्यूशन पूरा हो चुका है, तो P3 को तो रेडी क्यू में नहीं डालेंगे। ओके, नाउ P1, दोबारा से P1 की बारी आ गई, रेडी क्यू में P1 पहले, तो P1 को सीपीयू एलोकेट करेंगे फिर से, कितनी देर के लिए, 2 के लिए, है ना, 2 के लिए, यानी कि 5 के बाद 2, यानी कि अब टाइम कितना हो गया, 7। ठीक है, 7 हो गया। क्या P1 कंप्लीट हो गया? P1 को 3 टाइम के लिए और चाहिए था, हमने 2 के लिए दे दिया, यानी कि अभी 1 और रहता है, P1 अभी भी स्टिल रहता है, तो P1 को फिर से हम रेडी क्यू में डाल देंगे, क्योंकि P1 का एग्जीक्यूशन अभी भी रहता है। ओके, नाउ P4 को देंगे अब सीपीयू। P4 को हमने सीपीयू दिया, P4 को हमने अब सीपीयू दिया, P4 को कितने देर के लिए देना है, 2 इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, यानी कि अब टाइम कितना हो गया, 9। क्या P4 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया? देखो, P4 को 2 के लिए चाहिए था, दे दिया, यानी कि P4 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, P1 को रेडी क्यू में नहीं डालेंगे। ओके, नाउ किसकी बारी, P5 की। P5 को कितने के लिए चाहिए अब सीपीयू, 3 के लिए चाहिए, P5 को कितने के लिए देंगे हम, 2 के लिए देंगे, क्योंकि टाइम स्लाइस तो 2 है, तो 9 के बाद 2 यानी कि 11। लेकिन P5 का क्या कंप्लीशन हो गया, P5 कंप्लीट हो गया नहीं, P5 को 3 बर्स्ट टाइम था उसका, हमने 2 के लिए दिया, यानी कि 1 रिमेनिंग, P5 का एग्जीक्यूशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ रहता है, तो P5 को फिर हम रेडी क्यू में डाल देंगे। ओके, नाउ P2 की बारी, P2 को सीपीयू एलोकेट किया जाएगा कितनी देर के लिए, कितना इसका रहता था, P2 का रहता था सिर्फ 1 यूनिट ऑफ टाइम, तो 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए इसको सीपीयू एलोकेट करेंगे, यानी कि 11 के बाद 12। ओके, नाउ P1 को सीपीयू एलोकेट किया जाएगा, P1 को कितनी देर के लिए चाहिए, P1 को चाहिए सिर्फ 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, सो 12 के बाद 13 के लिए इसको सीपीयू एलोकेट कर दिया, यानी कि P2 और P1 दोनों का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। ओके, नाउ
अब किसकी बारी है? P5 की बारी है। P5 को दे देते हैं। ओके, P5 को दे देते हैं CPU कितने देर के लिए इसको और चाहिए था? CPU 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए। सो 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए P5 को CPU एलोकेट कर दिया गया। ओके, नाउ P5 का एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है, यानी कि आपकी सारी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। नाउ the thing which I tell you in every video that कि last process का completion time 14 है, यानी total burst time 14 आया। देखते हैं 5, 8, 9, 12 और ये 14। It means it show what? It show that कि CPU continuously doing execution of each and every process, यानी कि during the execution of executions CPU does not remain idle. CPU कभी भी खाली नहीं बैठा, idle नहीं बैठा, वो continuously execution कर रहा था किसी ना किसी process का। Okay, so this is basically the thing. Now calculate the completion time of each and every process. What's the completion time of P1? See in the Gantt chart, P1 कब complete हुआ? P1 देखो 13 पे complete हुआ है बेटा, 13 पे complete हुआ है, तो completion time of P1 is what? Completion time of P1 is 13. What's the completion time of P2? Completion time of P2, see in the Gantt chart, completion time of P2 is 12. What's the completion time of P2? Completion time of P2 is 12. What's the completion time of P3? Gantt chart में देखो P3 का completion time 5. P3 का completion time कितना है? 5. So 5. Now P4 का completion time, P4 का completion time है 9. P4 का completion time कितना है? 9. Now what's the completion time of P5? P5 का completion time that is last, which is 40. Okay. So in that way you can calculate the completion time. Now calculate the turnaround time, which is completion time. What's the turnaround time? Completion time minus arrival time is the turnaround time. So completion time minus arrival, 13 minus 0 is 13. Okay, 12 minus 1 is what? 11. 5 minus 2 is what? 3. 9 minus 3 is what? 6. 14 minus 4 is what? 10. Okay, now calculate the waiting time. Waiting time is what? Waiting time is basically turnaround time minus burst time. What is waiting time? Turnaround time minus burst time. So 13 minus 5. See what? You have to minus 13 with this 5, not with 1 or not with 3. When students do these mistakes, कि वो क्या करते हैं कि भैया बर्स्ट टाइम तो अब 1 हो चुका है, नहीं 1 हो चुका है, नहीं बर्स्ट टाइम इसका ओरिजिनल बर्स्ट टाइम कितना था, क्योंकि वेटिंग टाइम एक्चुअली क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम मीन्स उसके आने से लेकर प्रोसेस के टर्मिनेशन तक का टाइम टर्न अराउंड टाइम, माइनस करेंगे वो वाला टाइम जितने टाइम तक उसे सीपीयू मिला हुआ था, वो वाला टाइम अगर मैं माइनस कर दूं तो वो प्रोसेस बचे हुए टाइम में वेट कर रहा था। ओके, सो turn around time minus burst time. Okay, so 13 minus 5 you can do. Okay, which is what? 8. Okay, 13 minus 5 is what? 8. Now 11 minus 3 is what? 7. I think 8. 11 minus 3 is what? 8. Okay, now 3 minus 1. 3 minus 1 is what? 2. 6 minus 2 is what? 4. 10 minus 3 is what? 7. This is the way we can calculate the waiting time of each and every process. Now calculate the response time. Response time means the first response the process get minus arrival time. फर्स्ट रिस्पॉन्स जब मिला उसको अराइवल टाइम से माइनस कर देंगे। तो P1 को देखते हैं, P1 को फर्स्ट रिस्पॉन्स कब मिला? सी इन द गैंट चार्ट, P1 को फर्स्ट रिस्पॉन्स मिला 0 पे, 0 पे उसे फर्स्ट रिस्पॉन्स मिला, और वो आई कब थी? आई भी वो 0 पे थी, अराइवल टाइम भी P1 का 0 है, मतलब 0 पे आई, 0 पे रिस्पॉन्स मिल गया, यानी रिस्पॉन्स मिलने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा, तो रिस्पॉन्स टाइम 0। ओके, सब P2 का देखते हैं। P2 को देखो गैंट चार्ट में फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स कब मिला? P2 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स 2 पे मिला है, गैंट चार्ट में हमने देखा P2 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स 2 पे मिला है। आई कब थी P2? आई कब थी P2? P2 आई थी 1 पे, यानी कि 1 पे आई और 2 पे रिस्पॉन्स मिला, 1 पे आई 2 पे रिस्पॉन्स मिला, 1 यानी कि 1 यूनिट ऑफ टाइम के बाद रिस्पॉन्स मिला। रिस्पॉन्स मिलने में 1 यूनिट तक का समय लगा, तो रिस्पॉन्स टाइम 1। P3 के लिए देखो, P3 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स कब मिला? 4 पे मिला। P3 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स कब मिला? 4 पे मिला। और P3 आई कब थी? P3 आई थी 2 पे, 2 पे आई थी वो, 4 पे उसे रिस्पॉन्स मिला, यानी कि 2 टाइम बाद रिस्पॉन्स मिलने में 2 टाइम लगा, एंड रिस्पॉन्स टाइम इज 2। P4 का देखो, P4 का फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स मिला 7 पे, P4 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स किस पे मिला? 7 पे। और P4 आया कब था? P4 आई थी 3 पे, यानी कि 3 पे वो आई थी, 7 पे उसे फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स मिला, रिस्पॉन्स मिलने में 4 टाइम लगा, 4 यूनिट का टाइम लगा।
नाउ सिमिलरली फॉर P5 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स मिला है 9 पे। सी P5 को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स किस पे मिला है? 9 पे मिला है। और P5 आई कब थी? P5 आई थी 4 पे आई थी, 9 पे उसे रिस्पॉन्स मिला, यानी कि 5 यूनिट बाद उसे रिस्पॉन्स मिला। ओके, सो इन दैट पर्टिकुलर वे यू कैन कैलकुलेट द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ ईच एंड एवरी प्रोसेस. Now, if you want to calculate the average of turnaround time, waiting time, and the response time, then you can simply do the addition of all and then divided by the number of processes. Here the number of processes are 5. Similarly, for waiting time, average waiting time, you can do the addition of all and then divided by the number of processes, that is 5 over here. And similarly, for the response time, do the addition of all and then divided by the number of processes, that is 5 over here. Okay, so in that particular way, you can calculate the uh, problem of any scheduling algorithm in round robin. ओके, आई होप आपको राउंड रॉबिन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरीके से इसकी फंक्शनैलिटी काम करती है, सब पता चल गया होगा. नाउ द थिंग कि राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम कहाँ यूज होती है, मैंने आपको बताया राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में काफी यूज होती है, क्योंकि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, डिफरेंट यूजर लोकेटेड एट वेरियस टर्मिनल्स होते हैं. ओके, और एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो उन यूजर्स में सर्व किया जाता है. हर एक यूजर को वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के लिए मिलता है, लेकिन यूजर को क्या लगता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए चल रहा है, बस उसके लिए ही चल रहा है, बट एक्चुअली में क्या होता है, वो उसको पीरियोडिकली मिल रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, एक फिक्स टाइम स्लाइस के लिए, एक फिक्स टाइम क्वांटम के लिए उसको वो ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा होता है. तो वहां पे हम आपका ये राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज करते हैं, जहाँ पे हर एक यूजर की प्रोसेस को सीपीयू का टाइम जो मिलेगा वो एक टाइम स्लाइस के लिए, टाइम क्वांटम के लिए मिलेगा. Okay, so this is basically the mechanism of round robin scheduling algorithm. I hope you guys get it. Okay, so if you like that particular video, please don't forget to hit the like button, share button, and subscribe button. In the next video, I have doing practicing question with you related to these CPU scheduling. Okay, in which we do the problems on the all types of scheduling algorithm which I have tell you, whether it is FCFS, SJF, SRTF, this is priority scheduling and round robin. And we have implementing all practice problem in all of these scheduling algorithm. Okay, so that's all for the today's guys. Thank you.